लेसन नंबर 4 है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। उनके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई अपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए, एमफिल थी, एमफिल भी, एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि अर्जित की और यहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत को लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में प्रारंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री के व्यक्तित्व विश्लेषण का करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मनिष्ठा प्रवृत्ति के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते हैं। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूल धारा है। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्मनिष्ठा और कर्मठा सेवा है। तो ये लेसन में है लाल बहादुर शास्त्री का जो लेसन है उसमें उसमें कर्म, उसके जो कर्म करते हैं उनके प्रति जो निष्ठा है, वो कार्य करते हैं उनके प्रति जो उसकी निष्ठा है वो यहाँ पे दर्शाया हुआ है। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे कहते हैं लेखक कि शास्त्री के जो नाम के साथ जो कर्मयोगी विशेषण जुड़ा है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मुझे उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ लिखता है। शास्त्री जी ने सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रति देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्व पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने से ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में से भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करते बैठे रहते, और वो व्यक्ति ऐसे थे कि भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहने वालों में से नहीं थे। और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि ये उन लोगों में से भी नहीं थे। और वो ऐसा भी नहीं थे कि अचानक किसी को सफलता मिल जाती थी, वो ऐसे में भी नहीं थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म के शक्ति पर अधिक भरोसा होता है, और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और वे व्यक्ति ऐसे थे कि अपने कर्म पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर रखते नहीं थे, और अपने कर्मों पर से वो आगे बढ़े और अपना जो लक्ष्य था वो इन्होंने प्राप्त किया। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा के संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्होंने फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोग के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। और ये कैसे थे कि श्रीमद् भगवद गीता जो हमारे धर्म पुस्तक है उसमें लिखा है कि निष्काम करना, हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की आशा रखनी चाहिए नहीं। तो ये व्यक्ति ऐसे थे, कर्म करते लेकिन फल की आशा रखते नहीं थे, तो इसको निष्काम कर्मयोगी कहना भी अधिक उत्तम होगा। समझ में आता है ना बेटा? ओके।
तो आगे पढ़ते हैं। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, आस्था यानी विश्वास, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें उनमें उनके संपूर्ण चरित्र का जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले भी आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन करना चाहिए। जो तो आपको और आपके कार्य को समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। और आप जो भी कार्य करते हो इसमें आपकी निष्ठा होनी चाहिए, आपका दृढ़ मनोबल होना चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए, तभी आप कार्य कर सकते हैं, वरना कर सकते नहीं है। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म से सिद्धांत में है। और शास्त्री जी का वही रहस्य है कि अपने सबको, आपका कर्म है वो निष्ठा को मानता है और अपने आत्मविश्वास से ही कर्म कर्म करना चाहते हैं, इसलिए ही वो आगे बढ़े हैं। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर क्या किया, तो श्रम किया, सेवा की और जीवन अपनी सादगी से जिया और समर्पण, सबको अपना नाम दिया, अपना काम दिया, अपनी सेवा दी, इसलिए वो अनुपम यानी उत्तम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखते ही सभी एहसास हो जाता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ करते थे, तो देखो आगे उन्होंने क्या किया, तो कि बल्कि उनको देखते ही इस सभी भावों का एहसास हो जाता। उनके अपने अभिव्यक्ति में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि वह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। और उनका एक चरित्र, उनका एक स्वभाव था कि जो वो करते थे वो कहते थे और करते थे, और देश के लिए ही करते थे, देश का जो लाभ हुए और उसकी भावना से ही प्रेरित होकर कुछ करते थे। और इसलिए मुझे लगता है कि उनके चरित्र की एक बहुत विशेषता थी, उनका एक गुण था कि वो राष्ट्रप्रेमी थे, जिससे कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे। और इसलिए जो देशवासी थे, देश के जो लोगों थे, वो उनके पर इतना ज्यादा विश्वास करते थे और उन्हें चाहते चाहते भी थे और उनको पसंद भी करते थे। पंडित नेहरू की समुद्र राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन ही नहीं था, लेकिन देश में उन समय माप साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री में ही और शास्त्री जी में ही अपने निर्बल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। और जब पंडित नेहरू जी चले गए, तब राजनीतिक को संभालना, एक जो नेता चला जाता है और उसी की जगह दूसरी नेता आता है और वही उसके कार्यों को आगे बढ़ाना और संभालना बहुत कठिन काम था। इसलिए उन्होंने देशवासियों ने उनके पर विश्वास किया और सब कुछ अपना काम है वो आकांक्षा रखी और दृढ़ संकल्प के बिना उनको काम सौंपा गया और उसी तरह अपना काम उन्होंने नैतिक रीते और अपनी विश्वास से ही अच्छा काम किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ थे। और उनकी एक विशेषता ऐसी थी कि वो सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, तब भी वह एक सामान्य ही बने रहे। देखो, आज की देश कर हम सामान्य, हम कलेक्टर के बेटे होते तो हम क्या करते, बहुत ना ऐसे करते, घूमते फिरते ऐसे करते और ऐसे कपड़े पहनते, फोर व्हीलर रखते, वैसे करते। लेकिन देखो, उनका परिवार एक सामान्य परिवार में जन्मा हुआ था, फिर भी उन्होंने जब प्रधानमंत्री बने देश के, तब भी उन्होंने उसका जीवन ऐसा ही संभाला, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता थी उन्होंने, सादगी थी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। हम कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हमारे जो भाव है, स्वभाव है, उनमें कभी परिवर्तन आना चाहिए
नहीं। इस दृष्टि के शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों का डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों और इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में पूरे बाइ बाइबिल को वह उक्ति बिल्कुल सही मान जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के बारिश होगे। तो बापू को ये इतना मानते थे और बापू एक दूसरे को इतना पहचानते हैं कि बापू के होकर बापू से प्रभावित होकर लाल बहादुर शास्त्री ने क्या छोड़ दी, उनकी पढ़ाई छोड़ दी और शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों से जो डॉक्टर भगवान दास थे और बापू का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने जीवन भर उनके आदर्शों पर चले। गांधी जी जो थे उनके आदर्शों पर लाल बहादुर शास्त्री वो चले और इसलिए बाइबल है, क्रिश्चियन का जो धर्म पुस्तक है वो बाइबल है ना। तो उन्हें जो एक युक्ति है, एक थॉट है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, जो ये युक्ति है उनके ऊपर सार्थक हो जाती है। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में तब तक प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 70 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। देखो कि जब उन्होंने देश में आए, जब वो विद्यार्थी थे और एक स्कूल में थे और उनकी उम्र कितनी थी, 17 साल की थी। तो गांधी जी ने जब आह्वान पे वे स्कूल छोड़कर आए, जब गांधी जी ने कहा तो वो स्कूल छोड़कर भी आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश के आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहता था। परिणाम वह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए और 1926 में जो लोक सेवा मंडल था उनमें वो शामिल हो गए, जिस जिन जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे, यानी सभ्य बने रहे। जीवन भर जब तक जिए तब तक उनका वो सभ्य बने रहे। इसमें शामिल होने के बाद वे शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अद्भुतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ की शास्त्री जी ने जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून छोड़ो आंदोलन, यानी वो नमक वाला था ना आंदोलन, मीठा छोड़ो आंदोलन था ना गुजराती में, वो आंदोलन में जोड़े शुरू हुआ तो वो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम रूप उन्होंने जेल जाना पड़ा। तो नमक छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था उसमें वो भी शामिल हो गए और इसके लिए वो उसको लाल बहादुर शास्त्री जी को जेल में भी जाना पड़ा था। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों में दौरान वे 7 बार जेल गए और ये 12 वर्ष के दौरान 12 साल में वो कितनी बार जेल गए, 7 साल जेल गए, यानी 7 बार जेल गए। इससे वह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनमें अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक होगी। और इससे हमें वो 7 बार जेल गए 12 साल में, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि देश के प्रति कितना प्रेम होगा, कितनी लालच होगी, तो इतना बड़ा उन्होंने काम किया। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी थी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष तक की थी, जी जो सबके लंबी जेल थी। और वो किसान आंदोलन में जब जुड़े तो वो सबसे लंबी यात्रा जेल की थी, वो 3 साल तक जेल में रहे थे। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताई गई रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वही दूसरी और पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वह संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन के विशेष लगाव था और वो खेडूत को बहुत अच्छा मानते थे और खेडूत के प्रति लगाव था, इसलिए वो खेडूत पद में और कांग्रेस की टीम में जोड़े गए। इसलिए उन्होंने सन 1936 में किसानों की दशा का रहस्य
और अन्वय करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया और पूरी लगन से साथ काम किया और पूरी मेहनत की। उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया और पूरी लगन आत्मविश्वास से उन्होंने वहां पर मेहनत की, पूरी लगन से साथ काम किया और करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदार उन्मूलन पर विशेषण और जोड़ दिया और जिसमें वो जमीन का जो हिस्सा आता है वो जमींदारी के पक्ष में जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने विशेषण जोर से दिया। इसके बाद वे 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगरपालिका के किसी न किसी रूप में जुड़े रहे और इसी तरह वो नगरपालिका थी इलाहाबाद की, वो किसी न किसी के तरह वो नगर पालिका में से जुड़े रहे। मैं समझाता हूँ कि इन अनुभव से ही शास्त्री जी ने व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिक की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था और वो गांव में जो बड़े हुए थे, तो उनको जो ग्रामीण जीवन कैसा होता है, गांव का जीवन कैसा होता है, वो उनको पता था। जब इनके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में वह कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रारंभ प्रक्रिया से अच्छी तरह परिवर्तन हो गए थे और उनको पता था कि ग्रामीण जीवन कैसा है, तो जिन्हीं जिन्हीं बाबतों पर ध्यान देते थे और जिन्हें जिन्हें काम को भी वो संभाल लेते थे और अपना जो अनुभव था वो सब कुछ लगाकर वो छोटे छोटे काम जो थे, छोटे छोटे जो परेशानी थी, वो सब कुछ परिचित होकर वो अच्छी तरह वो निराकरण उसका लाते थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करके ही अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में उन्होंने संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा से लिए निर्वाचित हुई। सही मानने के में यही से शास्त्री जी में संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिनका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा। वो पहले सामान्य सभ्य बने, फिर प्राचीन सभ्य बने, फिर नगर पालिका में जुड़ाए और बाद में सन 1937 में वो व्यवसायिक के सभा के एक निर्धारित निर्वाचन हुए। सही मानने पर वो उनको प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया गया। शास्त्री जी को भारतीय राजनीतिक में इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं ही मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की पद ऐसा था, वो ऐसा उनका काम था। तो जो इंदिरा गांधी थी, जो इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने क्या बोला था कि मैं जो लाल बहादुर शास्त्री है वो राजनीतिक गुरु मानती थी और कहा था कि उनके ही मार्गदर्शन, उन्होंने जैसा कहा वैसे तरह मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार ने शास्त्री जी को भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू ने अनुरोध पर वो केंद्र में आए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला और उन्होंने केंद्र मंत्री ने उन्होंने बोला तो उन्होंने रेल का संभाला, फिर परिवहन जो है व्हीकल्स उनको संभाला, संचार संभाला, वाणिज्य यानी जो कॉमर्शियल है उनको संभाला, उद्योग को संभाला, इंडस्ट्रीज को संभाला और गृह मतलब हाउस को संभाला। वो महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम किया। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय क्षमता जो दक्षता थी उसको प्रणाम दिया। वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्य में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार के औपचारिकताओं से भरे होते होता था। वे अपने को भी कभी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनका पद अपना राष्ट्रपति था अथवा अपना जो प्रधानमंत्री था, लेकिन उनका जो पद हो ऊंचा था, फिर वो ऐसा संभल जानते नहीं थे, उनको ऐसा मानते भी नहीं थे कि मेरा पद इतना ऊंचा है तो मैं ये करूँ ये ना करूँ। ऐसा कुछ भी उनका अहंकार नहीं था। उनकी बड़ी सीधी सी साधारण थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक थे और उनको इतनी देश के प्रति सेवा थी कि वो जनता को शासक नहीं लेकिन जनता का सेवक मानते थे। ऐसी भावना से कार्य करते थे कि उन्हें अपने मंत्रालय में लोकप्रियता मिली थी, साथ ही साथ सारे देश में लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम तथा कि पंडित नेहरू जी ने निधन के बाद उन्हें देश प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारा गया।
देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने से छोटे समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की कि वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी ने सामने अपने उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उनमें किसी प्रकार का धंधु धुंध पालन या भटकाई नहीं था और अपने अपने इतने छोटे कार्य में उतना भी उन्होंने अपना काम पर पकड़ ले ली कि 19 महीनों में बहुत सारी सफलताओं प्राप्त की और सबके देश के लोकप्रिय बन गए। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहे और उन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप में से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम किया और अधिकारों से अधिक कर्तव्यों से तरजीह दी। शायद इसलिए शास्त्री जी की इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ ऐसी तरह से विचार व्यक्त किए कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में ऐसे प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ जाता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों की तरह होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। तो शास्त्री जी ने एक विश्वविद्यालय अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कहा तो मुस्लिम विद्यार्थियों ने क्या कहा कि पहले आपको ये सोचना चाहिए कि पहले तो आप देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक की तरह आपको सोचना चाहिए, तो सब आप सफलताओं जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने होंगे और प्राप्त कर सकेंगे। और इससे अत्यंत महत्वपूर्ण बात ये शास्त्री जी ने कही और यही से हमारा ये लेसन है वो पूरा होता है। तो यहाँ शब्दार्थ है थोड़े हम देख लेते हैं। दायित्व यानी जिम्मेदारी, निष्काम तो बिना फल की उपेक्षा, अनासक्त, समर्पण यानी सौंपना, अर्पित होना, समन्वय यानी सहयोग, निहित भीतर रहा हुआ, अंतर्ग यानी आस्था, आस्था यानी श्रद्धा विश्वास, વિરાસત यानी ઉત્તરાધિકારી વારસો यानी ગુજરાતી ભાષામાં આપણે જે વારસો કહીએ છીએ તે, આહ્વાન यानी ललकार चुनौती, उन्मूलन यानी जड़मूल से नष्ट करना, दक्षता यानी निपुणता, तरजीह यानी प्राधान्य अग्रिमता, प्रदत्त दिया हुआ, निर्वाचित यानी चुना हुआ, दीक्षांत समारोह यानी विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र का उत्सव जो होता है उसे हम क्या बोलता है, दीक्षांत समारोह।